जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। क्लास 10th ही नहीं, अगर आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं और गणित का बेसिक जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो हम शुरू करेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए एक एक मैंने स्लाइड पहले से ही बना रखी जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहला लिखा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। देखो दो तरह की संख्याएं होती हैं। एक होती है रियल नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, जिसको हम संख्या रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकें वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। और जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते वो होती हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हम लोग कक्षा 11 में पूरा एक टॉपिक है वहां पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ वास्तविक संख्याएं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंक क्या होते हैं। तो अंक डिजिट जो हम लोग गिनती पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या हैं, अंक। यहां देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना ही कुछ ऐसी थ्योरी है जिसको मुझे समझाने में टाइम लगे, ये आप सब जानते भी हैं। संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं जो इस प्रकार हैं। अब यहां से थोड़ा ध्यान देना है। क्या सबसे पहले लिखा है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहां कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं बताता चलूंगा, तो उसको आप नोट करते चलेंगे सभी लोग। प्राकृतिक संख्याएं गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं। 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे इनको प्रदर्शित काहे से करते हैं, देखो कैपिटल एन से। काहे से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर है, इसको लिखते हैं तो इसलिए इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 कहां तक जाना है सर, लास्ट में। हमको लास्ट नंबर पता है क्या, नहीं, तो इन्फिनिटिव लिख देते हैं। लास्ट नंबर क्या होगा, इन्फिनिटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो यहां बताना क्या है हमें अलग। अगर मुझे ऐसे प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, ठीक है, यहां प्राकृतिक संख्याओं के सामने आप अलग से इसको नीचे इसके नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर मुझे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 तक गिनती लिखी है। और बोला गया है कि इनका योग बताओ कि ये इनका योग कितना होगा। तो बताओ बच्चों क्या करेंगे, देखो मैं जोड़ना सिखाता हूं आपको। 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10। तो 10 यहां से, 10 यहां से, 10 यहां से, 10 यहां से, और ये 10, 50 हो गए। ये 5 बचा तो कितने हो गए, 55। आप अगर इस तरह ना समझ पाए तो अपने अपने हिसाब से ठीक से जोड़ लेंगे। इनका योग कितना हो गया, 55। लेकिन अगर मैं पूछ लूं 1 से 100 तक, तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है कैलकुलेशन भी गलत हो जाए। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं इनको लिखने का तरीका क्या होता है, योग का। अगर मुझे प्राकृतिक संख्याओं, हेडिंग क्या डालेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो योग का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है बच्चों योग। योग क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1 और पूरे के बटे 2। देखो कैसे, जैसे अभी हमने गिनती लिखी कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितनी गिनती आपने लिख ली, 1 से 10 तक अगर आप गिनती लिखेंगे तो 10 लिखेंगे। 1 नंबर 2, इस तरह कितने नंबर हो गए, 10। यानी यहां पर n का मान बच्चों कितना हो गया, 10, ठीक है। अब यहां 10 रखेंगे तो 10 1 11। ये जो कोष्टक लगा है इसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो 10 गुणे 11 और बटे कितना, 2। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। मैंने इसीलिए पहले जोड़ के दिखाया था कि आपको 55 तब भी आया था, 55 अब भी आ रहा है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे अच्छे से। योग क्या होता है, n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई 2 बटे 2, ठीक है। ये किसका है, प्राकृतिक संख्याओं का। एक बात और इसमें नोट करनी है, अगर मुझे लगातार प्राकृतिक संख्याएं मालूम करनी है, लगातार प्राकृतिक या प्राकृत भी बोलते हैं नो, लगातार प्राकृतिक संख्याएं, अगर मुझे किसी को यह बताना है लगातार प्राकृतिक संख्याएं मुझे माननी है तो कैसे मानेंगे। अगर मैंने पहली संख्या को x माना है, ठीक है, x ही मानते हैं हम लोग मैथ में ज्यादातर। तो पहली संख्या x है, देखो जैसे मान लिया ये वाली संख्या मैंने मान लिया कितनी है, x। तो ये x से एक क्या है, ज्यादा, तो इसको क्या मानेंगे,
x प्लस 1, एक एक का अंतर होता है इनमें। तो अगर हमने पहली संख्या x मानी है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1। अगर मुझे तीसरी संख्या माननी हुई तो क्या लिख देंगे बच्चों, x प्लस 2। तो बस ये याद रखना, अगर मान लो, ये जरूरी नहीं कि यही आए x आ जाए, अगर वहां पर बोली पहली संख्या n है तो अगली वाली क्या हो जाएगी, n प्लस 1। पहली संख्या अगर z है तो अगली वाली क्या हो जाएगी, z प्लस 1। ये कब होगा, जब क्या लगातार प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कंजुगेटिव नंबर होता है इसका मतलब। अब देखो ये पूर्ण संख्या है, दूसरा प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर इनके आगे जीरो और ऐड कर दें, जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बस अगर मैं शून्य को यहां से हटा दूं तो क्या बन जाएगा, प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्याओं का ये इतना नोट करने के बाद इधर देखिए, इधर मैं इधर लिखे देता हूं पूर्ण संख्याएं। जैसे मैंने बोला 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताओ ये मैंने संख्याएं कितनी लिख ली, देखो कितनी संख्याएं हैं, 7 लिख ली, क्योंकि 0 भी है ना अब, तो 7 लिख ली। अब इनका योग करो तो देखो 5 1 6, 4 2 6 6 12, 12 6 18, 18 और 3 21 हो गया। अब इसका फार्मूला योग का क्या होगा, इसका फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 और बटे n कितने हैं 7, n कितने हैं 7, गुड़े जितने n है देखो 1 2 3 4 5 6 7, n से एक कम 6 और बटे कितना 2, 2 तिहाई 7 त्रिका 21, यहां से देखो 21 आ रहा है, ये भी 21 आ रहा, यानी योग का यहां क्या डालेंगे हेडिंग, पूर्ण संख्याओं का योग। तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसमें योग का ही फार्मूला बस लिख लीजिए, n इंटू n माइनस 1 बटे 2, ठीक है। अब चलो मैं इसको रेज किए दे रहा हूं। आगे देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। अब इसके बाद देखो नंबर लाइंस पर ये मान लिया क्या है 0, इधर क्या होती हैं पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। इधर क्या होगा -1 -2 -3 और कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस अनंत तक। तो ये जितने भी नंबर लाइन पर संख्याएं लिख रहा हूं, 0 से लेकर अनंत तक और 0 से लेकर माइनस अनंत तक, सारे क्या हैं पूर्णांक। तो अगर सब पूर्णांक हो गए तो पूर्णांक कौन नहीं होंगे, देखो जैसे ये संख्या कितनी है, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ठीक, ये है 2, ये क्या है 3। इनके बीच क्या संख्याएं नहीं होंगी। अगर मैं पूछूं आपसे कि 2.5, 1.5, 1.3, ये दोनों संख्याएं क्या हैं 1 और 2 के बीच, ये क्या है 2 और 3 के बीच। तो इनके बीच भी तो बहुत संख्याएं होंगी, लेकिन क्या वो पूर्णांक होंगी, नहीं। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या। जैसे मैंने बोला ये 2, तो ये पूरी है। अगर मैंने बोल दिया 2.1, ना तो मैं इसको 2 बोल सकता हूं, ना ही मैं इसको 3 बोल सकता हूं। ये 2 और 3 के बीच की संख्या है, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूरा भाग, ठीक है। तो पूर्णांक माइनस में भी हो सकते हैं, और मैंने बोला -722, बताओ पूर्णांक है कि नहीं है। मैंने बोला 72.5, है क्या ये, नहीं, क्योंकि यह
पूरी संख्या नहीं है। तो बस पूर्णांक को कैसे याद कर लेना है कि जब कोई संख्या पूरी पूरी लिखी हो, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो यहां देखो वे संख्याएं जो संपूर्ण, संपूर्ण मतलब अभी बताया पूरी, 2 हो, 3 हो, 5 हो, माइनस का 22 हो, अर्थात जिनमें कोई भिन्नात्मक भाग, भिन्न जैसे 2/3 लिखा, ये बताओ है क्या? नहीं। 2/3 है क्या? 7/4 है क्या? नहीं। 12/4 है क्या? ध्यान से देखिए, है। ऐसा नहीं है कि बटे दिखा नहीं कि तुरंत बता दिया, भाई ये तो कट जाएगी ना, 4×3 12, तो ये तो पूरी पूरी आ गई ना, तो ये पूर्णांक है। तो मतलब ये नहीं देखना है कि ऐसा भी ऑप्शन दे दे, हम ऑप्शन बहुत खतरनाक देते हैं, ये भी पता है ना। तो वे संख्याएं जो संपूर्ण होती हैं, अर्थात जिनमें कोई भिन्नात्मक या दशमलव घटक नहीं होता, पूर्णांक कहलाते हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याओं के पहले ऋण चिन्ह लगाने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं उनके आगे क्या लगा दो? माइनस, और जीरो को भी सम्मिलित कर लो तो वो सब क्या हो जाएंगे? पूर्णांक। अब देखो एक ये काम की बात लिखी, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही, यानी ये इसका कहने का मतलब है आप प्लस का 0 और माइनस का 0 नहीं लिख सकते, ना तो ये प्लस का होता है ना ही माइनस का। और एक बात याद रखो, मैं ये पूछूं अगर, क्या दुनिया में जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं प्राकृतिक हैं क्या? जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं प्राकृतिक हैं क्या? नहीं है भाई। 0 क्या प्राकृतिक संख्या होती है? बताओ, 0 क्या प्राकृतिक होती है? मैंने बोला था जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो प्राकृतिक हैं? 0 को हटा देंगे तो हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट बोलूं, क्या दुनिया में जितनी भी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण हैं? देखो, जितनी भी प्राकृतिक हैं सब क्या हैं? पूर्ण। भाई ये जो लिखी हैं ये क्या हैं? प्राकृतिक संख्या है। इसको हटा दिया, ये जितनी लिखी हैं ये सब क्या हैं? तो जितनी भी प्राकृतिक है वो पूर्ण में नहीं आ रही क्या? दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्णांक हैं कि नहीं? दुनिया में जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं पूर्णांक हैं कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये थोड़ा बातें गहराई वाली हैं, इनको थोड़ा ज्यादा समझ लेना, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख भी लेंगे कि दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं हैं सारी क्या हैं? पूर्णांक। दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी क्या हैं? पूर्ण। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे। अब हम लोग बात करते हैं किनकी? धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें खैर ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अभी जो हमने पूर्णांक पढ़े थे, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं सब क्या हैं? धनात्मक। जितने भी निगेटिव वाले हैं जिनमें माइनस लगा था वो क्या है? ऋणात्मक। तो इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 0 अभी बता भी दिया था। ये देखो काम आएगा बहुपद में, अऋणात्मक पूर्णांक या ऋणेतर पूर्णांक। इसका मतलब होता है इसमें 0 भी सम्मिलित है, क्योंकि 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक। अऋणात्मक का मतलब है जिसमें निगेटिव साइन ना हो, निगेटिव वाला चिन्ह ना हो। तो 0 से लगा के जितने भी प्लस वाली, यानी इनको हम ये भी बोल सकते हैं ये क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। ध्यान से देखो ये क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। अधनात्मक पूर्णांक या धनेतर पूर्णांक, ठीक है, जो प्लस वाले ना हो, जिनमें क्या लगा हो? माइनस, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी 0 इसमें भी 0 है, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी होता है और 0 निगेटिव भी होता है, लेकिन लिखते कहीं पर भी नहीं है। अब यहां से थोड़ा और काम की बातें, सम संख्याएं, इनको जानना जरूरी है। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि -2 एक सम संख्या है। यहां पर देखो एक बात और लिखी है, प्राकृतिक संख्याएं ही सम संख्याएं होंगी, ठीक है। वो भी वो होंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। इसके बारे में थोड़ा इधर जानते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं नोट करना, सिर्फ जो मैं बोलता जाऊं अलग से वही नोट करना है, ठीक है। देखो इधर प्राकृतिक संख्या, सम संख्याएं क्या होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, यही तो है,
अब थोड़ा बोर्ड की तरफ देखिए, 2 4 6 8 और 10, ये कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसमें देखो जीरो सम्मिलित नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में किसी के जीरो लग जाए, मान लो 20 10 ऐसे लिखा है, तो वो भी पूर्णतया संख्या किससे कट जाएगी? 2 से, तो वो भी क्या होंगी? सम। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें नया क्या जानना है। सम संख्या का रूप होता है हमेशा, मान लो अगर x की तरह मान रहे हो तो हमेशा क्या होगा? 2x। पहली अगर सम संख्या मुझे एक सम संख्या माननी है तो उसको क्या बोलेंगे? 2x। अगर मुझे m के पदों में लाना है तो क्या बोलेंगे? 2m। मुझे x के पदों में लाना है तो क्या बोलेंगे? 2x। ये अब यहां x क्या है? x कोई भी नेचुरल नंबर है। x क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर। यहां x की वैल्यू 1 रखो तो 2 एक अन्नम, 2 रखोगे 2 दूनी, 3 रखोगे 3 दूनी। क्या कभी भी तुमको सम संख्या के अलावा कुछ मिलेगा? नहीं। तो यहां पर x का कोई भी मान रख लो, 1 रख लो, 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे, हमेशा क्या मिलेगी? सम संख्या। अगर मैं 2 सम संख्याएं पूछूं x के पदों में, तो अगली क्या हो जाएगी? 2x प्लस 2। अब यहां पर भी तुम x का कुछ भी मान रख लो। मैंने 10 रखा तो 10 दूनी 20, 20 और 2। मैंने 3 रखा तो 3 दूनी 6, 6 और 2। तो यहां से भी कभी भी कोई भी संख्या निकालोगे तब भी क्या मिलेगी? सम। अगर मुझे 3 माननी हो तो बताओ क्या मानेंगे? 2x प्लस 4। अगली माननी हुई तो 2x प्लस 6, ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये मैंने देखो इधर भी लिख रखा है, सम संख्याओं का व्यापक रूप 2m होता है, जहां m कोई भी पूर्णांक है। m कोई भी पूर्णांक है। देखो अब यहां पर ये किसके पदों में है? m के। और यहां किसके पदों में है? x के। ठीक है, अब यहां से हम इसको हटाते हैं। दूसरी, ये आप इधर लिखा है तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, अलग से नोट करने की जरूरत नहीं। अब यहां मैं इनका योग पूछूं, बताओ क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो तो 6 4 8 और 2 10, ये कितने हो गए? 30। ठीक है, तो अभी हमने योग पढ़ा था किनका? प्राकृतिक संख्याओं का और पूर्ण। प्राकृतिक संख्याओं का होता था n इंटू n प्लस 1 और बटे 2। तो बस इसमें बटे वाला 2 नहीं रखना है बस। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1। n बताओ कितना है? यहां से यहां तक कितनी संख्याएं हैं? 5। कोष्टक का मतलब गुणा। 5 में 1 जोड़ दो तो 6 पंचे कितने हो गए? 30। समझ में आई बात? यहां से भी कितना आ रहा? 30। एक और बात जाननी योग के अलावा, यदि मुझे संख्याएं पता करनी हो, सम संख्याएं यहां से यहां तक कितनी होंगी, अगर मुझे संख्याएं निकालनी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मुझे निकालनी है कि 2 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। अब मैं, ये थोड़ी सी थी तो मैंने लिख लिया, अब मैं बोलूं 100 तक कितनी होंगी तो सोचना पड़ेगा। तो 100 तक के निकालने के लिए जो लास्ट डिजिट हो, इसको हिंदी में बोलेंगे अंतिम अंक। क्या लिखेंगे? अंतिम अंक और बटे क्या? 2। ठीक है, मुझे अगर नंबर से निकालने हैं संख्याएं कितनी होंगी तो क्या करेंगे? अंतिम अंक और बटे 2। यहां कितना है? 10। 10 बटे 2 कितना हो जाएगा? 5। तो यहां तुरंत निकाल लेंगे। अब देखो मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं। मैंने बोला 2 4 6 ऐसे ऐसे करके लिखा है 500। अब सोच के देखो 500 तक लिखते तो क्या होता? 500 तक पहले लिखते फिर निकालते। तो पहले मुझे n निकालना है, संख्याएं निकालनी। संख्याएं क्या होंगी? अंतिम अंक में 2 से क्या दे देंगे? भाग। तो 500 में अगर 2 से भाग देंगे तो बताओ कितनी हो जाएंगे? 250। अब मुझे योग निकालना है, तो योग कैसे निकालेंगे? 250 n इंटू n प्लस 1, एक ज्यादा 251। अब गुणा करने में आपको लग रहा हो बहुत कठिन। देखो 25 एक कम 25, कैरी ऑन टू, सॉरी हासिल लगे 2। 25 पंचे 125, 125 और 2 127, 127 की 7, हासिल लगे 12। 25 दूनी 50, 10 60 और 2 62, एक क्या बचा था? 0। तो 62,750। ये सेकंड में निकाल लिया आपने। अगर ये फार्मूला, ये अंतिम अंक निकालना नहीं आता तो सोचो इसको निकालने में कितना टाइम लगता।
तो ये किसकी बात हो गई? सम संख्या। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? विषम संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। कौन कौन सी? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये गांव वाले हमारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इनको, नक्की पूरा खेलते रहते थे। तो जो नक्की वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम। और पूरा वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? सम। अब देखो यहां अगर मैं बात करूं कि यहां कैसे निकालेंगे संख्याएं, तो पहले हम जानते हैं संख्याएं कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालनी है हमें? संख्याएं। ठीक है, तो अंतिम अंक जो पिछली बार काम किया था, अंतिम अंक प्लस 1 और बटे 2, ये संख्याएं निकालने का तरीका है। सॉरी, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहां से देखो कितनी संख्याएं हैं? 5। अगर आप ऐसे करेंगे तो अंतिम अंक कितना है? 9। 9 प्लस 1 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा? 5। 5 संख्याएं होंगी। और इसके योग का जो फार्मूला होता है सबसे सरल होता है। आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो n इंटू एन लिखिए या n स्क्वायर लिख दीजिए। अब जैसे यहां संख्याएं बताओ कितनी हैं? 5। तो 5 गुणे 5 यानी कितना आ जाता है? 25। अब इनको जोड़कर देख लीजिए। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, उतना ही आ रहा है। अब देखो एक अच्छा इनको लिखेंगे, ये तो निकाल लिया। संख्याएं कैसे निकालेंगे? योग कैसे? अब इनके लिखने का तरीका क्या होगा? व्यापक रूप जिसको हम बोलते हैं, व्यापक होता है व्यापक रूप किसका? विषम संख्याओं का। अगर मैंने x माना है तो पहली संख्या जो लेंगे वो होगी 2x प्लस 1। ठीक है, यहां x की कोई भी नेचुरल वैल्यू रख सकते हो। 1 रखेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 1, 10 रखेंगे, 10 दूनी 20, 20 1। यहां कोई भी x का मान रखेंगे हमेशा कैसा मिलेगा नंबर? अगर अगली संख्या मुझे माननी हो 2x प्लस 3, अगली माननी हो 2x प्लस 5, ऐसे करके। अगर सम होता तो यहां सम अंक आता, विषम है तो यहां क्या आएगा? विषम अंक। बस इसमें यह ध्यान रखना कि ये वाली 2x प्लस 1 से शुरुआत होती हो, ये वाली जो इधर थी अभी इधर वो 2x से शुरुआत हुई। क्या? 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4। ठीक है, इतना जानने के बाद देखो इसमें नीचे मैंने लिख भी दिया, विषम संख्याओं का व्यापक रूप 2m प्लस 1 होता है। कितना होता है? 2m प्लस 1। अब देखो आगे, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो बच्चे इधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अभाज्य संख्याएं या इनको बोलते हैं ऋण संख्याएं। जो ये पेपर देने जाते हैं ना टीजीटी पीजीटी का, तो वहां पर यही वर्ड सबसे ज्यादा मिलता है, ऋण संख्याएं। ठीक है, हम लोगों को काफी लोगों को पता भी नहीं होगा ऋण संख्या क्या होती है। यहां पर देखो भाज्य संख्याओं का एक और भी नाम है, क्या? यौगिक संख्याएं। ठीक है, इंग्लिश वाले कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर। अब देखो इसमें 2 तरीके से, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मैं इसकी दूसरी एक और छोटी सी परिभाषा बता देता हूं। अगर कोई पूछे अभाज्य संख्या क्या होती है तो उसे बताना है विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा ना हो। एक वो खुद स्वयं और दूसरा 1। जैसे मैंने 13 लिखा, अब बताओ ये सिर्फ 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 13 से। इसके अलावा किसी से कटेगा क्या? तो इसके सिर्फ कितने फैक्टर हैं? गुणनखंड 2 हैं। 2 जिसके 2 फैक्टर हैं, जिसके 2 गुणनखंड हैं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात यहां से, ये जो 1 होता है इसके 2 फैक्टर हो ही नहीं सकते भाई, ये 1 से ही कटेगा और स्वयं भी 1 है। तो इस वजह से ना तो इसे भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य। तो इसका रीजन ये है कि नहीं तो हम तो रट लेते हैं ना कि एक जो है ना तो भाज्य है ना अभाज्य। रीजन भी जानो, क्योंकि इसके 2, किसी संख्या को अभाज्य होने के लिए उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? गुणनखंड 2। अब इसके पास 2 अलग अलग थोड़ी ना है, ये तो खुद ही है स्वयं, वो 1 भी ये खुद है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य।
तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2। जिनके ज्यादा से ज्यादा ना कहें, सीधा बोलें कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? अभाज्य। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, मैं इसके आगे की भी बोल देता हूं। तो टोटल 1 से 100 तक 25 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 1 से 50 तक 15 होती हैं, 50 से 100 तक 10 होती हैं। देखो मैं इधर लिखे दे रहा हूं। सबसे पहला क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। क्या 25 हो गई? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 51 जो होता है बेटा वो 3 से भी कट जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये जितनी लिखी संख्याएं कितनी है? 25। ठीक है, अब इनमें हम एक और चीज बताए देते हैं। इसके लिए मैं एक कोड याद करवाता हूं। देखो यहां से यहां तक देखो कितनी संख्याएं हैं? 4। अगर ये ध्यान से देख पा रहे हो तो 10 से क्या है? छोटी, यानी 1 से लगा के कहां तक? 10। फिर यहां से यहां तक देखो 4। फिर यहां से यहां तक देखो 2। फिर यहां से यहां तक देखो 2। फिर यहां से यहां तक देखो। मैंने इसमें ऐसे क्यों कर रहा हूं? देखो ये 1 से 10, ये 11 से, ये 20 से, 30 से, 40 से, 50 तक हो गई। अब इनको एक बार जोड़ के देख लो। 4, 4, 8, 8, 2, 10, 2, 12, 12 और 3, 15। यानी 1 से लगा के 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15। अब देखो 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 3। उल्टा हो गया, देखो कितनी होंगी? 2। 70 से 80 तक, 80 से 90 तक, 90 100 के बीच सिर्फ कितनी होती है? 1। तो इसको याद कर ले एक मोबाइल नंबर की तरह, कभी भूलेंगे ही नहीं। 44 22 32 23 21। मुझे याद है मैं पहले भी ऐसे लिख सकता था, लेकिन आपको फिर बता नहीं पाता ना। हमें तो याद है 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21। तो ये मोबाइल नंबर ऐसे भी रट जाते हैं, तो ये काम की चीज है, तो इसे तो जरूर रट ले। 44 22 32 23 21। तो यहां से अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले बताओ 1 से 100 तक कितनी होती हैं, तो तुरंत बता देंगे कितनी होती हैं? 25। 1 से 50 तक कितनी होती हैं? आप तुरंत बताएंगे कितनी होती हैं? 15। 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10। दूसरा एक और याद रख लो, 100 से 110 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4। देखो 101 ये एक अभाज्य संख्या है। 103 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 107 109, अगर किसी को लग रहा हो तो शाम तक काट के देख लेना, अगर कटे तो फिर हमें भी बताना। ठीक है, 107 109 101 130। अच्छा, इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। शायद इसमें मैंने लिखा होगा, चलो यहां नहीं लिखा है, मैं इधर ही बता देता हूं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं, 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो? 2। 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो? 2। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इनके बीच का अंतर कितना है? 2। इनके भी बीच का अंतर कितना है? तो ये अभी मुझे याद नहीं किस सन में पूछा गया था, टीजीटी का क्वेश्चन था कि 100 और 110 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी? तो कितनी होंगी बच्चों?
4। कितनी होगी? 4। जोड़े में पूछे तो कितनी होंगी? 2। ठीक है। अब देखो सहअभाज्य, चलो इसके बारे में थोड़ा जान। किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। अभी बताया भी था इसकी परिभाषा। इफ एनी नंबर्स हैज 2 फैक्टर्स, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो समभी है और अभाज्य। 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो समभी हो और अभाज्य, क्योंकि अगर सम होगी तो वो 2 से कट जाएगी। तो इस वजह से अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी। 1 से 100 के बीच केवल कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये एक एक नोट भी करवा दी मैंने। भाज्य या यौगिक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो सके, तो उनको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। या कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणन। उनमें बस ये छोटी परिभाषा और समझ में भी जल्दी आ जाती है। जिसके 2 फैक्टर हो वो क्या है? जिसके 2 से क्या हो जाए? ज्यादा, वो क्या है? भाज्य। देखो जैसे एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 8 लिखा है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और तो देखो एक और स्वयं के अतिरिक्त 2 और संख्याओं से कट रहा है। 1 से भी कट जाता तब भी क्या था? भाज्य। यहां तो 2 संख्याएं और कट कर रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो वो क्या है? भाज्य। नीचे देखो लिखा है एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, ये मैंने पहले बता दिया। अब देखो ये चैप्टर 1 में ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा। क्यों? जब हम परिमेय अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे तब इसी के आधार पर करेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है। वो जो मैंने बताया था अभी आपको जुड़वा, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ का मतलब मासा, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा कितना हो? 1, उसको क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, तो ये एक ही बात है। ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला 25, ठीक है, और दूसरी संख्या मैंने ले ली 8, बताओ इनका मासा कितना आएगा? 1। कैसे आएगा सर? 8 का भाग दे दो कितने में? 25। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी विधि है ये? भाग विधि। 8 का भाग दो 25 में, 8 त्रिका, अब जितना शेष बच जाए वहां फिर भाग लगा दो। जिससे भाग दे रहे थे उसको यहां लिख दो। अब कितनी बार चला जाएगा? तो लास्ट टाइम जितने से भाग गया है वही क्या है? हमारा मासा। तो इनका मासा कितना आ गया? 1। ठीक है। अब देखो इन सवालों को मैं सेपरेट वीडियो में अलग से लासा मासा को देखकर ही कैसे, मैंने पहले ही क्यों बोल दिया कि इनका मासा, ये बड़ी संख्याएं होती तब भी मैं बता देता। मुझे पता था इसका फैक्टर होगा 5 का स्क्वायर, इसका फैक्टर होगा 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 5 2 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। तो बस जब कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब मासा 1 होगा। तो ये तो फैक्टर तो माइंड में ही सॉल्व होंगे, इनको करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। चलो आगे बात करो। देखो 2 प्राकृतिक संख्याएं m और n सहअभाज्य होंगी। अभी कल पिट का पेपर हुआ, उसमें सेम क्वेश्चन यही है, बस वहां m और n नहीं लिखा है, वहां x और y लिखा है। कल के पेपर का ये क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जहां लिखा था 2 प्राकृतिक संख्याएं x और y हैं तो इनका मासा होगा। तो मासा बताओ कितना होगा? कितना होगा? 1। अगर 2 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या हैं? सहअभाज्य, तो उनका मासा कितना होगा? 1। उदाहरण 51 और 16 सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। जैसे 25 36, ये भी क्या है? सहअभाज्य, क्योंकि 36 में 3 आएगा और क्या आएगा? 2। 36 को तोड़ेंगे तो 2 और 3, लेकिन 25 में सिर्फ क्या आएगा? 5। क्या 5 2 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है। यहां 3 आएगा सिर्फ, देखो यहां 2 और क्या आएगा? 7। तो क्या इनमें कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं। इसको तोड़ोगे तो ये तो भाई पहले ही नहीं टूट रहे हैं, इसमें 17, इसमें क्या है? 23। दोनों अभाज्य हैं, और अभाज्य अगर संख्याएं हैं तो उनका मासा तो हमेशा ही क्या होगा? 1। अब देखो जहां से हमें शुरू करना है, ये क्या है? परिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक। चलो
जहां अब मेन तो जो सब कुछ यहां है, या तो समझ में आ गया कि P बटे क्यू आप A बटे बी लिख दे, कोई मतलब नहीं, जिसे A बटे बी के रूप में व्यक्त किया जा सके वो भी क्या होता है, परिमेय। बस मेन जो रोल है वो ये है। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, बस ये है। P Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और लिखा है Q डज नॉट इक्वल टू 0। भाई 0 क्यों नहीं होना चाहिए, कभी सोचा? हमको रटवा दिया गया, P बटे Q का होना चाहिए, P Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक तो 0 भी होता, अभी पढ़ के आए हैं। तो ये क्यों बोला गया कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना। मान लो मैंने -2 लिखा, बताओ परिमेय है कि नहीं, ठीक है। मैंने 0 लिखा, बताओ परिमेय है कि नहीं है, क्योंकि बटे में क्या लिख सकते हैं, 1। अब दोनों क्या हो गए, पूर्णांक। भाई नीचे मना किया है 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर थोड़ी ना मना किया है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं -7 बटे 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। रीजन क्यों नहीं है, अगर मैं किसी संख्या के नीचे 0 लिख दूं तो वो अनडिफाइन हो जाता है, हम इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका भी रीजन है। ये बोल रहा है, ऐसे डिवाइड का मतलब क्या होता है, बंटवारा। आप बोल रहे हैं मेरे पास 7 समान है, किसी को कुछ नहीं बांटना है, बताओ कितनी कितनी मिली सबको। नहीं 0 नहीं गए, आप बोलेंगे ही नहीं। मैंने कहा 7 समान है, किसी को कुछ नहीं देना है, और मैं ये पूछ रहा हूं बताओ तुमको कितने मिले हैं, तो क्या बता सकते हैं आप? भाई 7 समान है, मैंने देखो जैसे ये 4 समान है, मैंने बोला 2 से इसमें भाग दे दो। 4 समान है, 2 लोगों में बांटनी है, तो सबको कितनी कितनी मिल गई, 2-2, सिंपल सा बता दोगे। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास समान कितनी है, किसी को कुछ नहीं देना है, और फिर बोल रहा हूं बताओ तुम्हारे पास कितनी है, मैंने कितनी दी, तो क्या तुम बता सकते हो कि कितनी मिली हमें? तो इस वजह से इस 0 का मतलब यह है कि बंटवारा ही नहीं किया मैंने, और फिर पूछ रहा हूं बताओ कितनी मिली तुम्हें, तो क्या ये डिफाइन किया जा सकता, बताया जा सकता है? तो इस वजह से ये बोला जाता है क्यों 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आप बता सकते हैं? क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये देखो कुछ लिखी है। अच्छा ये थोड़ा गलत सलत मत पढ़ लिया करो। गलत सलत का मतलब जैसे √4 लिखा तो बता देते हैं जो रूट में संख्याएं होती हैं वो परिमेय। क्या ये परिमेय नहीं है? है भाई, इससे बाहर निकालेंगे। मान लो मैंने कह दिया, जैसे बोल देते हैं इधर स्क्वायर और उधर रूट निकालेंगे, रूट से प्लस माइनस बाहर आता है, ठीक है मान लिया, तो 2 हो गया और 1 क्या हो गया, -2। क्या ये परिमेय नहीं है? दोनों के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1। अब तो हो गई परिमेय, ठीक। अब देखो ये जितने एग्जाम्पल लिखे हैं ये तो ठीक है, थोड़ा यहां कंफ्यूजन होगी। 0.4 कक्षा 9 में आपने बहुत सिद्ध किया है, इनको याद हो। ये क्या हो जाएगा, 4। मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूं, आप पता है कि इसमें 1 अंक बाद है तो 10 का दोनों तरफ क्या करवा देंगे, गुणा, x मान लेंगे और फिर 10 का गुणा फिर आता था। इसका आंसर आता था 4/9, ठीक। जितने ऊपर बार उतने ही नीचे क्या लिख दो, 9, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। मैं लिखूं 0.47, मैं सवाल ही लिख देता हूं कक्षा 9 का, 0.47 के ऊपर बार, इसको परिमेय संख्या में लिखना था। तो यहीं पर मैं सिखाए देता हूं, आप पहले इसको लिख लें ये संख्या को, ठीक है। जिसके ऊपर बार लिखा उससे कुछ नहीं बोलना, जिसके ऊपर नहीं लिखा है उसको माइनस कर देना है। तो माइनस कितना, 4 बटे जितने संख्याओं के ऊपर बार लिखा है उतने क्या लिख दो, 9। 1 के ऊपर लिखा था, और जिनके ऊपर बार नहीं है उसको क्या लिख दो, 0। 47 में 4 गए, कितना आ गया। और इसको एक बार वो 9 वाले मेथड से करना, फिर बताना कितना तगड़ा था सवाल ना। कितना आ गया, 43/90। अब जैसे ये तो थोड़ा कठिन था, इस वजह से कठिन था, इसमें बार 1 में ही लगा था। अब जैसे मैं बोलूं 0.666, और तीनों के ऊपर क्या, एक और दूसरा सवाल ले, 6 3 6, ठीक है। ये तीनों के ऊपर लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा, 6 3 6, तीनों के ऊपर बार लिखा है तो क्या लिख दूंगा, 9 9। ये 3 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रोक 9, 3 त्रोक 9, 3 त्रोक 9, 2 2 4 1 5। अब ठीक है, इतना आएगा। तो ये बात समझ में आई, तुरंत कैसे कर लेंगे, ठीक है। अब वो बहुविकल्पी क्वेश्चन इन्हीं से निपटाना है ना। अपरिमेय संख्याएं मतलब जो परिमेय ना हो वो क्या है, अपरिमेय। जिनको या कह सकते हैं जिनको P/Q के रूप में ना लिख सके।
क्या मैं √2 को लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है। √2 का मान निकालते रहो, 2-3 साल तक, पूरे जन्म तक निकालते रहो, निकलता रहेगा ना। अब इसमें थोड़ा ये वाले ठीक है। देखो, अगर मैं बोलूं पाई, बताओ पाई परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय है। लेकिन अगर मैं पूछूं पाई का जो मान होता है वो परिमेय है कि अपरिमेय? वो परिमेय है। क्यों भाई? 3.14 मैंने लिख दिया, ठीक है, या 22 बटे क्या लिख दिया, ये भी परिमेय है। इसको परिमेय बना लेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे, 100। 2 अंक बाद दशमलव, नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो ये भी परिमेय है, ये भी क्या है। लेकिन अगर पाई लिखा है तो वो क्या है? अभी रीजन बता रहे हैं क्यों है। क्योंकि पाई का जो ये मान है, ये वाला, ये वाला, ये माना गया है, रियल में ये नहीं होता है। तो रियल वाला जब हमें पता ही नहीं, जब कोई चीज मुझे पता ही नहीं, तो उसको मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय? ठीक है, जब परिमेय नहीं है तो मतलब क्या है, अपरिमेय। वास्तविक संख्याएं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। जितना भी भाई प्राकृतिक संख्या है तो वो परिमेय है कि नहीं? बताओ, 4 लिखा है, परिमेय है कि नहीं? पूर्णांक लिखा 0, -7, सब परिमेय है। तो परिमेय सिर्फ कौन से नहीं होंगे, जैसे √2, √3, √7। अब सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस, ये अपरिमेय भी नहीं है। इसको नंबर लाइन पे हम दिखा नहीं सकते। कक्षा 9 में आपने सीखा था √3 और √2 को नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं, प्रकार की सहायता से। लेकिन क्या मैं -7 को वहां दिखा सकता हूं? नहीं। रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, 7 गुणे -1। अभी तो वही लिखा है। और -1 अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो इसको क्या लिख देते हैं, आयोटा। आगे आप पढ़ेंगे, ये जो आई नहीं है इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। 11 में आपका ये पूरा चैप्टर है, यहां कुछ डिस्कशन नहीं होगा, बस जान लो कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है। ये आई का मतलब है इमेजिनरी नंबर। अभी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, याद हो, जिसने पढ़ रखा होगा उसको याद होगा। अगर मैं विविक्त कर की बात करूं तो एक d ग्रेटर देन 0 आता था, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इंग्लिश वाले डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। एक आता था d लेस देन 0 और एक आता था d इक्वल टू। यहां पर लिखे थे मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और बराबर, रियल एंड इक्वल। यहां पर क्या होते थे, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और असमान। यहां होते थे काल्पनिक, इमेजिनरी। तो जब ये होते थे तो हम इनको हल नहीं करते। तो क्यों नहीं हल करते? क्योंकि निकाल ही नहीं पाएंगे, अभी नहीं निकाल, बाद में निकालेंगे इनको। तो यहां पर जो ये पढ़े हो वही ये है, ये लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हमें यहां ये वाला बस पढ़ना होता है। चलिए आगे देखिए, एक स्लाइड और। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि बोर्ड पेपर में आपका यहां से जरूर आएगा। देखो, HCF क्या होता है, मासा। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब मैं यहां लिखे देता हूं क्योंकि हिंदी वाले भी बच्चे उभयनिष्ठ नहीं जान पाते। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। जैसे देखो, मैंने इधर समझाता हूं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 लिखा, और यहां लिखा 2 की पावर 1, यहां लिखा 5, ठीक है, 5 की पावर 2 लिख दिया। हटाओ इसको और थोड़ा बड़ा करो, 5 की पावर 3। अब मैं बोलूं इसमें मासा कितना होगा, तो देखो मासा क्या लिखा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में क्या हो, कॉमन। और फिर आगे पढ़ो कि सबसे छोटी घात। देखो यहां 2 की घात 1, यहां 2 की घात 3, मुझे कौन सी लेनी है, छोटी वाली, यानी 2 की पावर कितनी ले लेंगे, 1। यहां 5 है, ऊपर है, हाँ है, ऊपर कितनी है, 2, नीचे कितनी है, लेनी कौन सी है, ऊपर वाली ना बोले क्योंकि सब सवाल में ऐसा थोड़ी ना होगा, छोटी वाली लेनी। कौन सी लेनी है, छोटी वाली। अब 2 की पावर 1 यानी 2 और 5 का स्क्वायर यानी, तो मासा कितना आ गया इनका, 50। तो ये बात समझ में आई। अब इसी तरह बस नीचे वाला यहां देख लीजिए, ये 50 क्या हो गया इसका मासा।
इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त। वर्त और वर्तक दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, गुणनखंड और गुणज दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एलसीएम संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब लासा लेना है मुझे, किसी को छोड़ना नहीं है। देखो जहां यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो बड़ी वाली घात लेना है, यानी 2 की पावर 3। यहां 5 की पावर 2 है, यहां 5 की पावर 3 है, बड़ी वाली घात लेनी है, यानी 5 की पावर 3। यहां 3 की पावर 6 है, यहां है ही नहीं, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है। तो ये जो लिख गया है, ये क्या है? एलसीएम। अब भाई इसको गुणा करवाने को हमसे ना भूलना, बहुत बड़ा है, ठीक है, गुणा इसको करवा लेना अपने मन से। अब दूसरा, इनमें संबंध क्या होता है? किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं पूर्णांकों ए और बी के लिए, यहां बस पढ़िए, एचसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जिसको हम पंचे ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो ये वही है। अब देखो यहां पर कुछ और बताना चाहता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में फर्क है। देखो जैसे मैं बोलूं 20, 10 और यहां बोल दिया 15, ठीक है। मुझे जितने मेथड आपने सीखे मैं किसी का यूज नहीं करूंगा, मैं कुछ अलग बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इनका लासा निकालो, तो मैं इसका मल्टीपल लिखूंगा। ये देखो क्या क्या लिखा है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब हिंदी में होता है गुणज। तो 20 का गुणज आगे क्या होगा? 20 दूनी 40, 20 तिहाई, 20 चौको, 20 पंचे, ऐसे ही चलता रहेगा। 120, 140, 160। अब बताओ 10 के क्या होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, ऐसे चलता रहेगा। इसके बताओ मल्टीपल क्या होंगे? 30, 45, 60, 75 और 90, 105, 120। बस आगे नहीं लिखता हूं, अब कुछ सिखाना चाह रहा हूं वो सीखो। ये रियल में यही होता है, लेकिन ये लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, इस वजह से हम ये मेथड यूज नहीं करते। देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। देखो ऐसी संख्या जो सब में हो मल्टीपल, देखो यहां क्या है? 120, यहां भी क्या है? यहां भी क्या है? तो ये सबसे पहला नंबर है जो तीनों में है, जो तीनों का मल्टीपल है। 60 भी है क्या? अच्छा 60 भी है। देखो इसके पहले क्या है? 60। अच्छा यहां 60 गैप था ना, तो दिख नहीं रहा था। यहां क्या है? 60। यहां भी क्या है? 60। तो सबसे छोटा क्या हो गया? 60। यानी इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? सबसे छोटा होना चाहिए, सब में होना चाहिए, तो क्या आ गया? 60। तो यही क्या है? लासा। ठीक, रियल मतलब यही होता है। तो ये मैंने क्या निकाले थे? मल्टीपल। और हमको सबसे क्या चाहिए? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला मल्टीपल चाहिए, लेकिन कौन सा? छोटा। अब ये देखो कुछ और लिखा है, यहां क्या निकालने हैं? फैक्टर। यहां तोड़ना है इसको। 20 को कैसे? 2 से तोड़ेंगे 10 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से खत्म, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब बताओ 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 15 को क्या लिखेंगे? ये क्या कर दिए मैंने? इनको बोलते हैं गुणनखंड, हिंदी में इनको बोलते हैं गुणज। ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है? गुणज। ये जो लिखे हैं ये क्या है? गुणनखंड। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, आगे बहुत दिक्कत करेंगी। अभी पास हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा हाई स्कूल 9th में, लेकिन आगे जाके पता ही नहीं चलता, बोलेगे इसके बताओ गुणजों की संख्या, अब तुम्हें ये नहीं पता गुणज क्या होते हैं। देखो इसमें कॉमन क्या है सब में? मुझे चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन हाईएस्ट चाहिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहां 2 की पावर कितनी हो गई? 2। ठीक है, यहां 2 1 है, यहां 1, यहां 2 है क्या? नहीं, तो सब में तो कॉमन 2 है नहीं, तो 2 लेंगे क्या? जो तीनों में होगा उसी को लेंगे। यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी क्या है? तो सब में कॉमन क्या आ गया?
5 से बड़ा कोई कॉमन मिल सकता है क्या? कॉमन मुझे चाहिए लेकिन बड़ा से बड़ा चाहिए। हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती थी, पता है, आज तुमको समझाते हैं रियलिटी में। ये जब लिखा है बड़ी से बड़ी और इसका मतलब होता है छोटी से, तो मैं यही सोचा करता था कि भाई जब इसमें छोटी लिखा तो इसका आंसर बड़ा क्यों आता है, और जब इसमें बड़ा लिखा है तो इसका आंसर छोटा क्यों आता है। तो कंफ्यूजन बहुत दिन थी, लेकिन पूछ सकते नहीं थे किसी से, इस वजह से, क्योंकि हो सकता है शायद उसी को ना पता होता और डांट और ऊपर से देता ना, तो इस वजह से पूछते ही नहीं थे किसी से। बस ये दिमाग में कंफ्यूजन अभी थोड़े दिन पहले ही दूर हुई है, ज्यादा दिन नहीं, मान लो 4-5 साल पहले जब से पढ़ाना शुरू किया। अब देखो ये परिमेय संख्याएं दोबारा से लिखी, तो ये वही है सब जो आपने, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहां यदि क्यों, उधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कि यदि क्यों के अभाज्य गुणनखंड कैसे हो, 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n रूप के हो तो वो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत, इधर लिखा होगा। परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड कैसे हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां m और n दोनों नेचुरल नंबर हैं। मतलब मैंने जैसे लिखा, देखो इधर देखो मेरी तरफ, 11 बटे कितने, 20। अब मुझे भाग नहीं देना इसको, मुझे बस ये बताना है शांत है कि नहीं, तो मैं इसके फैक्टर करूंगा सिर्फ। ये देखो यहाँ p बटे q का दशमलव प्रसार यदि q के, q मतलब नीचे वाले के, सिर्फ नीचे वाले करने हैं, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20। अब बताओ ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार का है कि नहीं। ये देखो m की जगह कितना है 2, n की जगह यहां कितना है 1। तो अगर ऐसा बन रहा है तो ये क्या है, शांत। अगर मैं बोल दूं 10 बटे 15, क्या ये है शांत। इसको लिख सकते हैं आप 3 गुणे 5, क्या ये है शांत, नहीं है। इसमें और क्या आ गया, 3। भाई हमको चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर, सिर्फ ये होगा तब भी काम चलेगा, सिर्फ ये होगा तब भी काम चल जाएगा, दोनों होंगे तब भी हो, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अब मैं किसी से पूछ लेता हूं, अंशिका बताइए क्या ये होगा। यही तो गंदी आदतें हैं, क्योंकि आप कभी सोचते ही नहीं। क्या ये 3 से कट नहीं जाएगा, 3 दूनी 3 पचे 15, ये क्या बचा 2 बटे। अब क्या ये इस तरह का है, बिल्कुल है, सिर्फ 5 ही तो है। अब इसमें कहा 3 बचा, तो ये शांत होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये भी चेक कर लेना पहले, क्या वो संख्या जो लिखी हुई हो वो किसी से कट नहीं रही। अगर सिर्फ 5 हुआ तब भी शांत है, सिर्फ 2 हुआ तब भी क्या है, शांत। 2 5 दोनों है तब भी क्या है, शांत। इनके अलावा बस कुछ नहीं होना चाहिए। यहां देखो था क्या 3, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि शांत कब होगा। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। देखो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत, या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब जो रिपीट हो, जैसे देखो ये परिमेय संख्या नहीं है क्या, 6 6 6 यानी 0.6 के ऊपर क्या है बार, क्या ये परिमेय नहीं है, है। लेकिन ये कैसी परिमेय है, अशांत। कैसी है, अशांत, ठीक है। मैं बोलूं 0.2 के ऊपर बार, ये भी कैसी है, अशांत, ठीक है। तो ये अशांत हैं, वो क्या है, शांत। पहले तो हम तो यही पढ़े थे कि जो अशांत होती हैं वो परिमेय ही नहीं होती, फिर बाद में पता चला कि नहीं होती हैं। जो अपरिमेय होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनावसानी अनावर्ती। कैसा होता है, अनावसानी, हाँ सानी सानी नहीं याद करना है, जो पता लगा सानी सानी याद कर लो। चलो यहां आ जाओ, ये लास्ट स्लाइड है। अब इसके बाद एक्सरसाइज, भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच, पानी चलो पढ़ो तब से।
इधर देखो, तो भाज्यता की जांच का मतलब ये चेक करना है मुझे कि ये संख्या किससे कट जाएगी। तो डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, जैसे लिखा क्या, 2 से भाज्य। 2 से कोई संख्या कब कटेगी, यदि दी गई संख्या के इकाई का स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। देखो मैंने लिखा 140, लास्ट में क्या है 0, 2 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने लिखा, इतनी बड़ी संख्या काट के चेक नहीं करना है, सिर्फ लास्ट वाला अंक देखना है, क्या है 2, सम संख्या है। अगर लास्ट वाला अंक 0 हो या क्या हो सम संख्या, तो वो 2 से कट जाएगा। थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल अभी नहीं है। 3 से यदि कोई संख्या के अंकों का योग कितना हो, 3 हो, यदि संख्या के अंकों का योग कितना हो 3। देखो कैसे, जैसे 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 2 लिखा, ठीक है। 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18। क्या 18 3 से कट जाता है? तो ये संख्या बिना देखे बता दो 3 से कट जाएगी। इनको जोड़ लो, जो जोड़ने से आ जाए, अगर वो 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से, एक बार काट के देख लो, 3 चौको 12, एक बचेगा, 3 बचे 15, 3 दूनी 1 बचा, 3 3 चौको 12, तो कट रहा है। तो कोई भी संख्या जैसे 1 0 ये लिखी, कट जाएगी, बताओ 3 से कटेगी। देखो 8 3 11, 11 1 12, 12 3 से कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी 3 से कट जाएगी। 3 और 9 का सेम नियम होता है, किसका, 3 और 9 का, 9 का भी यही सीख लो। 9 से भाज्य, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग कितना हो, 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, दोनों साथ में। जैसे मैंने लिखा, ठीक, नहीं मैं जोड़ लेता हूं, पहले जब लिख रहा होता है तभी जोड़ लेता हूं। देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 2, क्या 18 9 से कटता है? तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक, जिसको चेक कर शक हो मेरे ऊपर तो चेक कर सकता है ना अपने घर पे जाके। जैसे लिखा 1 2 3 7, 7 3 10, 2 12 1 13। अब मैं बोलूं कि यहां पर एक संख्या और लानी है, ऐसी संख्या लानी है जिससे ये 9 से कट जाए, बताओ कितना रख दे? ये कितना हो रहा, 7 3 10, 2 12 12 1 13, 13। तो जरूरत कितने की है, 5 की, यानी स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए 5। अगर मैं 5 रख दूं तो ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, और ये सवाल भर भर के आते हैं एग्जाम में। ठीक, भर भर के मतलब समझ गए ना, खूब सारे। अब देखो अगला, 3 से हो गया, 4 से, 4 का सिंपल सा नियम है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो। क्या चेक करो? लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक। अगर यदि वह शून्य हो, क्या हो शून्य, या 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देखो इसको चेक ही नहीं करना, लास्ट में क्या लिखा है 2 0 है, 1 7 5 2 0, तुरंत बता दोगे 4 से विभाजित है, भाग ही नहीं देना, हमेशा वो होगी अगर लास्ट के 2 0 है। या फिर दूसरा क्या मैंने लिखा है 1 7 6 8, बताओ होगी कि नहीं, बस ये चेक करो। 4 से भाग दो, 4 1 9, 2 बचेंगे 28 हो गया, 4 7, तो ये भी अपने आप हो जाएगी। ठीक, मैंने लिखा 1 4 1 6 2 7 4 8, क्या ये होगी? बिल्कुल, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, तो ये पूर्णतः ये भी क्या है, जो 4 का होगा उससे थोड़ा 8 का होगा। इसमें 2 डिजिट चेक करने, इसमें 3। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह, देखो इसमें एक बात मैं लिखना भूल गया, इसमें भी भूल गया क्या, हाँ इन दोनों में नहीं लिखा है। इसमें अभी मैंने क्या बताया अलग से आपको, या तो अंतिम 2 अंक क्या हो 0, या अंतिम 2 अंक 4 से क्या हो विभाजित। यहां अंतिम 3 अंक क्या हो 8 से विभाजित, या अंतिम 3 अंक क्या हो 0, तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। ज्यादा बताने की जरूरत है क्या, समझ गए होंगे। अब देखो आगे क्या है 6, 6 का कोई नियम नहीं होता, इसको तोड़ के बना दिया गया है। यदि कोई संख्या 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है तो वो अपने आप 6 से कट जाएगी। देखो एक संख्या दिखाता हूं मैं, ठीक, ये लिखा है
अब ये बताओ 3 से कट रही कि नहीं, देखो 2 1 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 3 12 12 और 6 18 18 है, तो मतलब 3 से कट रही है। तो ये 3 से कट रही और लास्ट का डिजिट देखो 6 है, ये एक सम संख्या है, तो मतलब 2 से भी कट रही, ये 2 से भी कट रही और 3 से, तो जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो अपने आप 6 से कट जाएगी, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। 8 का पढ़ लिया, 9 का, मेन सबसे खतरनाक यही है क्या, 11 का। इसमें थोड़ा टाइम लेंगे, टाइम इसलिए लेंगे क्योंकि इसके समझाने में बहुत टाइम लगेगा। देखो 11 से विभाज्य, यदि दी गई संख्या के विषम स्थान, विषम अंकों को बोल ही नहीं रहा, वो क्या बोल रहा है, विषम स्थान के अंकों को, अंकों तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। चलो इधर देखो, जैसे मैंने एक जो 11 से जानते हो, ये जानते हो कि नहीं, 1331 11 का क्या है, क्यूब, तो ये तो 11 से कटेगी, ये तो समझ रहे हो। अब इसको देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये कौन सा अंक है, पहला, ये कौन सा अंक है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये कौन से अंक हैं, सम, सम संख्याएं नहीं हैं, सम स्थान के अंक हैं, बात आ रही ना समझ में। ये दूसरा है, ये कौन सा है, चौथा, दूसरा चौथा कौन सा होता है, सम। ये कौन सा है, पहला और तीसरा, ये नहीं गिन रहा हूं मैं स्थान, तो ये कौन से हैं, विषम। अब विषम स्थान के अंकों को जोड़ दो, 3 और 1 4, 3 और 1, अब इनके योग को घटा दो, 4 - 4 0। विषम स्थान के अंकों तथा सम स्थान के अंकों का क्या योग, ओ का, पहले योग निकालो फिर दोनों क्या कर दो माइनस, वो क्या आना चाहिए 0, या 11 से विभाजित हो, यानी 11 का मल्टीपल हो, 11 का क्या हो गुणज, तो 0 आ गया, मतलब ये 11 से कट जाएगी। अभी नहीं समझ में आया, एक बड़ी संख्या लेते हैं फिर दिखाते हैं। जैसे मैंने ले लिया, ठीक, ये मैं ऐसे दिखाई देता हूं, पहले 11 से कटेगी कि नहीं, 11 तिहाई 33, ठीक है, 11 एक कम 11, कितने बच्चे 2, यहां कितना हो गया 23, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, एक बचा, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, एक बचेगा, 11 एक कम 11, मतलब ये हमें ये कंफर्म हो गया, वो इतनी आसान नहीं होगी, हमने ऐसी जानबूझ के संख्या लिखी है, तो वो उसमें टाइम लगेगा, इसमें जल्दी चेक हो गया। अब देखो ये कौन सा अंक है, पहला, एक एक अंक छोड़े दो, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां और 11वां, ये इधर देखो, दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां और 10वां। अब ऊपर वाले कौन से हैं, सम, नीचे वाले कौन से हैं, विषम। अब बताओ विषम स्थान को जोड़ के बताओ जल्दी से, 3 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 1। अब सम स्थान वाले इनको जोड़ के बताओ, 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 2 11। देखो 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 2। अब इनका अंतर निकाल लो, पहले विषम वाला माइनस सम वाला, कितना आ गया, तो अगर 0 आ रहा तो मतलब ये 11 से कट रहे हैं। थोड़ा भारी है लेकिन या जानना तो पड़ेगा। ये क्या चल रहा है भाई। अब देखो ये वाला का, ये इसका कभी कभी यूज हो जाएगा, जिससे, ये पहले समझ लो, जिससे भाग देते हैं क्या है, भाजक। जिससे भाग देते हैं वो क्या है, भाजक। जिसमें देते हैं वो क्या है, भाज्य। जो भाग देने के बाद आएगा, चलो मैं एक क्वेश्चन ही कहिए देता हूं। इधर जैसे 3 लिखा है, इधर लिखा है 8, 3 का भाग 8 में दो, 3 दूना कितना बच्चा 2। जिससे भाग दिया है, ठीक, वो क्या है, भाजक। जिसमें दिया है वो क्या है, भाज्य। जितनी बार गया है भागफल, और जितना शेष बचा है शेषफल। इसको रिमाइंडर बनते हैं, क्वांटेंट बोलते हैं ना। चलो उसको अभी हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इधर होगा इंग्लिश मीडियम वाले को, ये खत्म हो गया। अब कोई बताएगा हमें वो कहाँ था स्लाइड, तो इसमें कहाँ दूसरी वाली थी,
एक और कहाँ थी, नोटिफिकेशन। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना। चलो ठीक, तो ये एक्सरसाइज कौन सी है, 1.1। एक्सरसाइज कौन सी है, 1.1। अब यहां से शुरू करते हैं 1.1 से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1